हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर वेव्स। इसी में ही चैप्टर में ही इंक्लूडेड है ये ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। और इसमें जो हमने 19th सेंचुरी में जो बताया था कि लाइट एक तरह का एक वेव है, उसी पे एक थ्योरी आई थी जिसको कहते हैं अपन हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और उस हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट में ही एक डिसाइडेड है एक और चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी बातें बताती है। लेकिन जो हमने क्वांटम में देखा था, कुछ इफेक्ट्स देखे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, रमन इफेक्ट हुआ, जीमान इफेक्ट हुआ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुई, ये वाली जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी ये क्या हो गई, धीरे धीरे फेल हो रही थी। इसीलिए क्या किया था हमने, यहाँ पे वेव थ्योरी में ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। इसलिए क्या होगा, प्लांक जो आए थे उन्होंने बताया था कि लाइट क्या एक तरह की वेव है और वेव के साथ साथ पार्टिकल भी है, यानी बोथ है, दोनों ड्यूअल नेचर है। लाइट जो है वो वेव भी है, पार्टिकल भी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगी ना। तो वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, कभी वेव होगा कभी पार्टिकल होगा। तो ये एक कंसेप्ट था जिसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा कि कोई भी अगर मूवेबल मैटर पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जो मैटर पार्टिकल है, वो कैसे होगा, एक तरह से उसकी जो वेव की तरह उसका बिहेवियर होगा। जो वेव बनेगी इसको बोलते हैं अपन मैटर वेव्स, और या इसको मैटर वेव्स, या इस साइंटिस्ट के नाम पर जिसको बोलते हैं अपन डी ब्रोगली वेव्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जो हमारा रेडिएशंस है और जो हमारा मैटर पार्टिकल है, ये दोनों अपने ड्यूअल नेचर के लिए फेमस है ना। दोनों की अपनी एक ड्यूअल नेचर होती है, किस किस की, रेडिएशन की और मैटर पार्टिकल की। तो हमने अभी डिस्कस किया था, क्या चीज़ डिस्कस की थी, जो लाइट है वो एक तरह से पार्टिकल भी, एक तरह का वेव भी है। तो अब हम बात करेंगे कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। मैटर वेव्स जो भी हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट्स के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो एक फोटोन के फॉर्म में और फोटोन की एक एनर्जी की फॉर्म में, वो एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू। और हम पार्टिकल की बात करें तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को मैंने इक्वल लिया तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। हमें यहाँ से क्या निकालना है, एम सी इक्वल टू क्या हो गया, एच वी अपॉन सी। ये आ गया एच वी अपॉन सी। अब हम क्या जानते हैं, फोटोन एक तरह का पार्टिकल है तो उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। उसका मोमेंटम डिस्कस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मोमेंटम को डिसाइड करना पड़ेगा। देखो तो क्या चीज़ डिसाइड की, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी एंड वेवलेंथ इज लैम्डा, देन पी इक्वल टू एम सी। ठीक है, एम सी किसकी इक्वल था, एच मी अपॉन सी, तो एच मी अपॉन सी। और देखो लैम्डा बराबर क्या जानते हैं, सी अपॉन वी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो एच अपॉन वी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से देखो मैंने लैम्डा बाहर निकाल दिया, तो लैम्डा की जगह देखो ये वाला, यहाँ से मैंने लैम्डा बाहर निकाल, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब इसी में क्या कर सकते हैं हम, पी जो है, पी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एम वी, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, जहाँ वी क्या है, ये वी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये वाली बात थी। अब इसमें जो है हमारा, इसमें दो कंडीशंस लगती है, एक तो रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल, एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मोशन। तो हम पहली जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के बारे में। नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होती है, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम होती है, किससे, लाइट की वेलोसिटी से। ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये देखो v इज लेस देन c, देन रेस्ट मास m इक्वल टू एम नॉट, ये कंडीशन है। तो मैंने क्या लिखा, m की जगह क्या आ गया, एम नॉट आ गया, और लैम्डा p अपॉन v आ गया। सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया, लैम्डा बराबर p अपॉन एम वी नॉट। अब क्या हो गया, e बराबर क्या होता है, एम 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, ये हो गया एम वी नॉट वी। अब देखो 2 इधर चला गया, एम नीचे चला गया, ई इधर आ गया, स्क्वायर का रूट आ गया, तो v बराबर कितना आ गया, रूट 2e अपॉन एम नॉट स्क्वायर। अब देखो ये हमारा v आया ना, अब इस v को कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पे इस जगह पुट कर देंगे, तो रखो वहाँ पे, तो लैम्डा p अपॉन एम वी नॉट, एम नॉट अपॉन रूट 2e अपॉन एम नॉट। देखो यहाँ पे फुल है, यहाँ पे हाफ पावर है, तो ऊपर कितनी बच जाएगी, हाफ पावर, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, p अपॉन रूट 2 एम नॉट ई। ठीक है, तो ये आया किसके लिए, अपना नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होगा देखते हैं।
अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर रिलेटिविस्टिक होगा यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, और जो मास है वो तो एम नॉट के बराबर हो गई। तो P इक्वल टू एम वी हम जानते ही हैं, m की वैल्यू क्या होगी, एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये अपन ने पहले भी देखा था ना, क्या होता है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये एक तरह का रेस्ट मास, जो अपन रेस्ट मास बोलते हैं इसको, और ये मूविंग मास है। तो मूविंग मास के लिए वेलोसिटी आई, और किस स्पीड से जा रहा है, सी वेट से। अब देखो हमारा यहाँ पे जो था रिलेटिविस्टिक के लिए क्या है, वेलोसिटी जो किसके, लाइट की वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो देखो अब क्या किया, यहाँ पे देखो P बराबर, ये देखो P बराबर क्या हो गया, H अपॉन लेमडा। यहाँ V था, V एज इट इज़ है, एज इट इज़, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेमडा H, तो इसको क्या करें, पलट दिया, ऊपर की तरफ पलट दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज, ट्रांसफरेबल करना, ट्रांसफर करना तो मुश्किल काम नहीं है। हमको है वेवलेंथ कैलकुलेट करनी, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था वो उसी पे ही बेस्ड था। क्या टॉपिक था हमारा, ये वाला टॉपिक था ना, वेवलेंथ मेजर करनी, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। वेवलेंथ देखनी है हमने, वेवलेंथ देखी एक तो रिलेटिविस्टिक के लिए, एक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। रिलेटिविस्टिक के लिए देखा, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए देखा तो क्या आ गया, V इज़ लेस देन C, और रिलेटिविस्टिक के लिए देखा तो रिलेटिविस्टिक के लिए क्या आ गया, V इज़ अप्रोक्सीमेटली C। ठीक है, अब हम ये जो आया ये ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालें। इसी के रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी E है और मोमेंटम P है, तो आप रिलेशन बताओ। तो हम ये जानते हैं कि E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर पर एम नॉट स्क्वायर C4, ये हम जानते हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी जो हमने पहले निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये रेस्ट मास एनर्जी है ना, जैसे एम नॉट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी है, प्लस इसमें मैंने अगर काइनेटिक एनर्जी और ऐड कर दी तो ये दोनों मिलके क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी आ गया। ये देखो ये रहा। अब यहाँ से क्या करना है, ये मेरा E की वैल्यू है, इस E की वैल्यू को कहाँ रखना है, इस जगह रखा, और इसका स्क्वायर किया, तो K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। इसका ओपन किया तो क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB से उसको ओपन कर दिया, एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो यहाँ पे K है, K स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ सिंपल की है तो K कॉमन ले रहे, तो अंदर क्या बचा, K प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे P है, अब इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर भी हटा दिया और सी स्क्वायर को नीचे भी भेज दिया। तो सी स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर 1/c रूट K ब्रैकेट K प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये आया P के फॉर्म में। अब है P बराबर क्या होता है, H अपॉन लेमडा, मैंने H अपॉन लेमडा लिख दिया, 1/c, ये एज इट इज़ आ गया। हमें क्या चाहिए, लेमडा, तो लेमडा के फॉर्म में क्या आ गया, HC अपॉन रूट K प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमें क्या करना है, जो मैटर वेव्स जो आई, हमने जिसकी बात करी कि एक लाइट है जो वेव की फॉर्म में भी है, पार्टिकल की फॉर्म में भी है, तो वेव आई तो वेव का वेवलेंथ बताओ। तो वेवलेंथ मेजर करने के लिए हमने कंडीशंस लगाई, कंडीशन लगाने के बाद हमें मिला रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। अब जो पार्टिकल की पोजीशन है और जो उसका मोमेंटम है, इसको अपन साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ये कंडीशन कहाँ से आई, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आई थी। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी टाइम पे, हम हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, ये तो रिलेटिविस्टिक आ गया ना, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक है ना, ये वाला रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए हाइजेनबर्ग की बात करते हैं अपन ना। हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। हाइजेनबर्ग ने बताया था, क्या बताया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एक्यूरेटली इन सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा में उस पार्टिकल की पोजीशन पता करना और मोमेंटम पता करना है पॉसिबल नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ मिनिमम अनसर्टेनिटी, कुछ मिनिमम अनसर्टेनिटी तो आएगी ही आएगी, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन, और मिनिमम अनसर्टेनिटी आएगी किसके मेजरमेंट में, मोमेंटम के मेजरमेंट पे। तो इन दोनों का कंबाइंड जो था ना, इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। तो ये है अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी यानी कुछ अनसर्टेन होगा ही होगा उसके अंदर, किसमें, या तो पोजीशन में हो सकता है या मोमेंटम में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एक्यूरेटली इन द सेम डायरेक्शन if there is a minimum uncertainty in the position of a particle in the x direction। एक तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, वो मिनिमम होगी, और मिनिमम अनसर्टेनिटी किस में होगी, उसके मोमेंटम के मेजर में, और उसकी किसमें, सेम डायरेक्शन में, विल बी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू कैन नेवर बी लेस देन h कट अपॉन 2। इसके
इससे कम होगी या इसके बराबर हो सकती है, ऐसा कौन कहता है? हाइजेनबर्ग कहता है। और क्लासिकल थ्योरी, अगर क्लासिकल थ्योरी अगर सेटिस्फाई करे तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो एच है हमारा, किसकी बात करें, जो हमारा एच है वो किसके होना चाहिए, 0 के टेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम पोजीशन और मोमेंटम को कंबाइनली मेजर कर सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी कहती है। देखो जैसे एक्स में आया था ना, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी एक्स में आया, थोड़ा एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आया, उसको मेजर किया। ऐसा कैसा हम वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ऐसा कैसा हम एनर्जी में भी कर सकते हैं, एनर्जी और टाइम में भी कर सकते हैं, और किस किस में कर सकते हैं, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम। ये तो लीनियर पोजीशन है, ये लीनियर मोमेंटम है। ऐसा कैसा किसके साथ होगा, एंगुलर के साथ भी होगा। तो हम किस किस की बात करें, अगर हमारा h टेंस टू 0 हो जाए तो क्या होगा, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दोनों को मेजर कंबाइनली कर सकते हैं। और क्या बताया था मैंने, डेल वाई डॉट डेल पी वाई इज लेस देन एच कट अपॉन टू ग्रेटर देन एंड डेल जेड डॉट डेल पी जेड एच कट अपॉन टू। ऐसा कैसा मैंने किस में बताया था अभी, एनर्जी टाइम में और एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के अंदर, है ना। ये देखो, ये रहा मेरा एंगुलर पोजीशन और ये मेरा एंगुलर मोमेंटम, इसमें भी रिलेशन है। अगर हमारा सोचो, अगर ये डेल एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए, या समझ लो डेल वाई की अगर वैल्यू 0 है, तो पक्का ही पक्का डिफाइन है कि डेल पी वाई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ, ये कंडीशन है। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो वैलिड होता है केवल और केवल माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, छोटे सूक्ष्म पार्टिकल के लिए जो वैलिड होता है, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होता है। अब है हमारा नेक्स्ट, जो हमने नेक्स्ट चीज़ बात करी थी, किस चीज़ की बात करेंगे हम बात करेंगे कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे रहे हो, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन तो दो। हम जस्टिफाई कैसे करें कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए दो कंडीशन अपन को पढ़नी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या होती है, हम गामा रे की मदद से हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह है। तो अगर वो पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मोमेंटम कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरीफाइड हो जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। तो दो बातें हैं इसके अंदर, और एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछता है कि हाइजेनबर्ग का जस्टिफिकेशन आप किस प्रिंसिपल से या किस थ्योरी से या किस एक्सपेरिमेंट से देना चाहते हो, है ना। तो हम पहला पढ़ेंगे गामा रे वाला, है ना, ठीक है। तो ये वाला है हमारा पहला, है ना, फर्स्ट, जिसमें हम गामा रेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, एक h अपॉन लैम्डा डैश का एक मोमेंटम जो था उसको इमिट कराया किस पे, इस पॉइंट पे O पे, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। और इलेक्ट्रॉन में जब उसको डिस्टर्ब किया तो दो रेज में बदल गया, एक h अपॉन लैम्डा और एक h अपॉन लैम्डा, दोनों बराबर बराबर इक्वल पार्ट में। और जिस एंगल से स्कैटर्ड हुआ उसको अल्फा बोलेंगे। और ये हम किसी को डिटेक्टर लगाया है यहाँ पे, है ना, माइक्रोस्कोप, जिससे हम देख रहे हैं उसको। तो ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप, तो यहाँ से जो आया मोमेंटम, इधर से जो मोमेंटम आया इसको यहाँ क्या कर लिया, मेज़र कर लिया। अब देखो हमारा जो पोजीशन है वो दो टुकड़ों में टूट गया, यानी इधर देखो ये तो साइन आ गया, लेकिन हमारा इधर जाने वाला क्या होगा, साइन अल्फा, ठीक है। और किस से हो रहा है, लैम्डा से। इधर साइन अल्फा है और इधर भी साइन अल्फा है, दोनों, ठीक है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी, पोजीशन तो ये होगी, मोमेंटम अलग होगा इसका। तो हम पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन में क्या होगा, डेल एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 साइन लैम्डा, ठीक है। ऐसा कैसा किसके साथ होगा, मोमेंटम का कंपोनेंट भी होगा। मोमेंटम किस डायरेक्शन में, एच अपॉन लैम्डा साइन लैम्डा। यहाँ पे अगर मोमेंटम देखना तो क्या आएगा, एच अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, ये आ गया हमारा मोमेंटम। ऐसा कैसा किसके साथ होगा, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं ये एक्स पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एक्स ए पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं एक्स बी पॉइंट का मोमेंटम। एक्स बी पॉइंट का मोमेंटम कितना होगा, एच अपॉन डैश, क्योंकि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, एच अपॉन लैम्डा डैश, और इसके साथ क्या है, साइन अल्फा। ये देखो एच अपॉन लैम्डा डैश प्लस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, ये हो गया ना। देखो एक्स बी के कारण ये वाला आया एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्स ए के कारण। एक्स ए के कारण क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में और वो उस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एच अपॉन लैम्डा डैश माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। तो ये एंगल भी कितना है, ये भी एंगल अल्फा है, ओके। तो पी एक्स बी और पी एक्स ए आ गया। अब हमें इन दोनों में अनसर्टेनिटी निकालनी, तो क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंट कर देंगे, दोनों का डिफरेंशियल कर देंगे। तो देखो पी एक्स बी माइनस
पी एक्स है, डिफरेंस निकाल दिया दोनों का, तो डिफरेंस निकालने में हमें क्या मिल गया 2h अपॉन लेमडा साइन लेमडा। तो हमें क्या मिल गया, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिल गई और पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिल गई। दोनों का ये ना अनसर्टेनिटी को जस्टिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या बच गया हमारे पास, देखो सब चीज़ें कैंसिल हो गई, साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ h, जिसकी वैल्यू h/2 से ज़्यादा है। तो हो गया ना वेरीफाइड। हमारा क्या था, डेल एक्स और डॉट डेल पी एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू h/2, ये था हमारा। तो हो गया ना वेरीफाइड। इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आ रही ना, इसकी वैल्यू तो ज़्यादा ही आ रही है ना h की। ये था हमारा। अब ये तो था पहला एक्सपेरिमेंट जिसको हम गामा रेज की वजह से हम इसको जो माइक्रोस्कोप लगा के गामा रेज से इसको वेरीफाइड कर दिया। दूसरा एक और कौन सा था एक्सपेरिमेंट, एक था हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होगा किससे, सिंगल स्लिट से। तो सिंगल स्लिट से कैसे होगा, सिंगल स्लिट बनाते हैं, स्लिट में से निकालते हैं उसको बाहर, फिर उसमें देखते हैं कि उसका पीक कहाँ जाता है, पीक से हम डिसाइड करेंगे कि हो रहा है क्या है इसके अंदर। तो देखो ये है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सिंगल स्लिट, है ना। तो ये हमारी सिंगल स्लिट है, नहीं एक इसमें स्लिट है जो अंदर जाने के लिए यहाँ से आ रहा है, अंदर जाने के लिए ये ए है, ये बी है, ये अंदर गया, इसमें यहाँ पॉइंट पे क्या हो गया, इसका एंगल पे ये स्कैटर्ड हो गया, जिस एंगल पे स्कैटर्ड हुआ वहाँ मिनिमम आया, और मेन जो अंदर वाला था उसका क्या आया, पीक आया। तो अब इसमें कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैसे आएगा, मोमेंटम में कैसे आएगा। तो पोजीशन देखो ये तो हमारा ए बी है, तो ये अनसर्टेनिटी हो गया ना, ये पूरा हमारा वाई है ना, ये वाई है। तो ये छोटा सा कितना छोटा सा पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं ना, छोटा सा पार्ट है ना। तो इसमें क्या बन गया हमारा, यहाँ देखो इसमें क्या बना, डेल वाई और साइन थीटा, डेल वाई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो डेल वाई कितना आ गया, लैम्डा अपॉन साइन थीटा। पी बराबर क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। हम क्या चाहते हैं, देखो ये तो आ गया हमारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अब हमें क्या देखना है, पोजीशन के साथ साथ हमें किस चीज़ की बात करनी है, पोजीशन के साथ साथ इसकी मोमेंटम की। तो पहले मोमेंटम तो निकालो, p बराबर एच अपॉन लेमडा, मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम के साथ में क्या क्या डिस्कस होगी, देखो एक सेकेंड। तो ये आ गया हमारा मोमेंटम। अब मोमेंटम के साथ कैसे डिसाइड करेंगे, हमने क्या किया, देखो ये है मोमेंटम, ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन का मोमेंटम आ गया। तो इनका क्या निकाला, किससे निकाला इसको, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर ये रहा, लंब स्क्वायर ये रहा, दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट भी गया, ठीक है। तो क्या गया, डेल पी वाई बराबर क्या क्या, पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा। तो कितना आ गया, 2p साइन थीटा। तो ये हमारा कितना आ गया, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई, तो ये वाली मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। अब डेल वाई इक्वल टू लेमडा अपॉन साइन थीटा और डेल पी वाई बराबर 2p साइन थीटा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ गया, लेमडा अपॉन साइन थीटा डॉट 2p साइन थीटा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा, 2p लैम्डा, ये रहा 2p लैम्डा, और p बराबर कितना बताया था मैंने, h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो क्या बच गया 2h। यानी इसकी मेन वैल्यू क्या है, h कट अपॉन 2 से इसकी वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है। यही बात इसको वेरीफाइड भी कर रहा है, ठीक है। ये वाली बात मैंने भी बताई थी। तो दोनों जस्टिफिकेशन क्लियर हुए कि हाइजेनबर्ग कैसे काम करता है उसके अंदर, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता है। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हमने जो पहले था वो ड्यूअल नेचर, वेव का ड्यूअल नेचर है ना, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, एक तरह का वेव भी है। इसको आया था डी ब्रोगली ने बताया था, उसकी एक हाइपोथेसिस थी। यानी हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि उसके व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई बात है। अगर आप ये बात मानते हो तो आगे के जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे आ रही थी वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, यही वाली बात थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी चीज़ की, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो मैं पहले देखा था, हमने क्या चीज़ देखी थी, हमने हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा, समझा, उसके बाद में उसको जस्टिफाई भी किया 2 पॉइंट्स से। अब है एप्लीकेशन। इन 3 एप्लीकेशन में कोई 2 एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम पहला पढ़ेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। हम जानते हैं, देखो न्यूक्लियस बताता हूँ ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कहना चाहता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कैसे नहीं पाया जाता, अगर नहीं पाया जाता तो हम पहले क्या करें, हम इसको पाने की कोशिश करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि अगर इसमें है
ऑलरेडी। हम बाद में क्या कर देंगे, हम विरोधाभास कर देंगे कि भाई हर नहीं है, तो हम इसके अंदर है। तो हमने माना कि जो एटम है उस एटम में जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस मैंने माना 5 फेम्टोमीटर, FM है ना, फर्मी, ठीक है। और ये क्या है, इसके एटम की रेडियस है उसके अंदर न्यूक्लियस की, है ना, ठीक है। किस चीज़ की है, न्यूक्लियस की रेडियस, ठीक है। अब हम मानते हैं लेट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टेनिटी ऑर्डर, ये रेडियस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। हम इसके अंदर मान रहे हैं। अब देखो हमने डेल एक्स माना, यानी जो अनसर्टेनिटी थी वो अनसर्टेनिटी कितनी मानी मैंने, +-r, तो डेल एक्स बराबर कितना हो गया r, और कितनी थी 5 फेम्टोमीटर, 5 × 10⁻⁻15। थोड़ा सा ये क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है, इससे थोड़ा उसको कैलकुलेटिव पावर है, कैलकुलेटिव पार्ट है, तो इसको क्या है कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करना है ताकि तुम्हें आंसर मिल सके जो आंसर हमें मिलना चाहिए था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अब हम किस में निकालेंगे, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, h/2 डेल एक्स, h की वैल्यू में पता है 1 × 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड, 2 का 2, डेल एक्स कितना है 5 × 10⁻15 मीटर। इसको सॉल्व किया तो डेल पी कितना आ गया, ये हमारा मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू यही है ना। तो क्या करेंगे, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी वाला, हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे क्या इतनी एनर्जी होती है या नहीं होती है। देखो हमने क्या किया, हमने माना है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी है। अब उसकी एनर्जी अगर जो हमने गामा रेज जो किया था, बीटा डीके किया था, बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है उसकी एनर्जी से अगर वो मैच कर जाए तो हम ये मान सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो बीटा डीके में देखा था, बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया था उस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है उसके बराबर आ जाए तो हम ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे, फिर बताएंगे कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कैसे एनर्जी, सबसे मिनिमम एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी जिस पर वो बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला क्या, √P² मिनिमम C² + m0² C4। वैल्यू रखो इसमें, मैंने क्या माना, मैंने इसको कम मान लिया, तो ई मिनिमम को मैंने क्या मान लिया, ये वाला, यानी m0 C4 को क्या मान लिया मैंने, मिनिमम मान लिया। किससे, P² मिनिमम ऑफ C², इससे मिनिमम मान लिया। तो PC रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, देखो 1.05 × 3 × 10⁸, इसको कैलकुलेट किया, फिर क्या किया, देखो ये आ गया। अब देखो ये जूल में आया है, जबकि एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए नीचे क्या किया, इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज होता है उस चार्ज से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारी एनर्जी कितनी, 20 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, जो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके बारे में समझते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो it is necessary that the minimum energy of electron should be about 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट थ्रू बीटा डीके, हम बीटा डीके का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताते हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये देखो, थ्रू बीटा डीके एक्सपेरिमेंट that the energy of electron emitted from the unstable nuclei, को अनस्टेबल न्यूक्लियाई का अगर कोई बीटा डीके होता है, अगर वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का अगर बीटा डीके होता है तो उसकी एनर्जी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी कितनी आ रही, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहली कंडीशन है कि वो जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कहाँ होगा, इस न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर चक्कर लगाएगा, है ना, इसके अंदर नहीं होगा, इसके बाहर और चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे ही 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ये बाहर निकल जाएगा, जबकि इसको यहाँ से देने के लिए कितना देना पड़ेगा, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा अगर है तो, है ना। सॉरी, यहाँ तक ये बात समझ में आई। ये पहला एप्लीकेशन था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन किस चीज़ की बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना चाहते हैं कि उस हाइड्रोजन एटम की सबसे मिनिमम एनर्जी कितनी है, वो किससे निकालेंगे,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे? हमने ये चीज़ तो पहले भी मान चुकी थी कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो आर के बराबर होती है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? डेल पी एक्स बराबर एच कट अपॉन आर। ये तो हमने पहले ही माना। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हम ये मानते हैं कि जो ये हमारा एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब होंगे तो कैसे होंगे? तो देखो, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है? P बराबर एच कट अपॉन आर। और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये। अब हम टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी को जोड़ दिया। दोनों एनर्जी को जोड़ने के बाद में क्या आ गया? हमारे एनर्जी आ गई। अब क्या कर देंगे? इसका डेरिवेटिव कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो एच स्क्वायर अपॉन 2m बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा? -1 अपॉन आर क्यूब। और इसका क्या होगा? देखो इसका 1 अपॉन आर था, -1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि देखो हम यहाँ क्या मानते हैं कि डी ई अपॉन डी आर की जो वैल्यू आई उसको 0 के बराबर रख दो। वो टोटल क्या निकाल लो? रेडियस निकाल लिया मैंने। देखो आर बराबर क्या निकाला? एच स्क्वायर अपॉन के एम ई 0 स्क्वायर। इसको मैंने किसके बराबर मान लिया? A0 के बराबर मान लिया। अब A0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा एच कट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसका स्क्वायर कर दिया। और क्या किया? के क्या होता है? जो हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं उसमें जो के कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻³ किलो। और क्या होता है? ई है, चार्ज है। चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 सी और इसका स्क्वायर। और क्या है? अब इसको सबको सॉल्व करना है किससे? कैलकुलेटर से। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा ए नोट की वैल्यू आई। अब क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे ना वैल्यू। अब ए नोट आया तो ई नोट निकलेगा। तो देखो एच कट स्क्वायर 2m0 आर की जगह ए नोट आ गया। आर इक्वल टू ए नोट, ये ना आर इक्वल टू ए नोट। तो देखा आर इक्वल टू ए नोट माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए नोट। हम ए नोट की वैल्यू ये रखेंगे, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू पहले ए नोट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। या क्या कर सकते हो आप? डायरेक्ट ए नोट की वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर वही आएगा जो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले ए नोट की वैल्यू यहाँ रख दी। तो रखोगे यहाँ पे, तो ये ई नोट आया। अब ई नोट में देखो के की वैल्यू लिख सकते हो, एम की वैल्यू लिख सकते हो, ई की वैल्यू लिख सकते हो, तुम एच कट की वैल्यू लिख सकते हो। ये वैल्यू याद रखनी होगी तुम्हें, है ना। ये मेरी वैल्यू में डायरेक्ट साइड में भी लिखवा सकता हूँ, है ना। इन सबको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर, तो उसकी वैल्यू कितना आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना तुम, है ना। और अगर इसको देखो जूल में आया ना, एनर्जी जूल में आई, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। दो एप्लीकेशन अपन ने देखी थी। एक पहले एप्लीकेशन देखी थी कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन थी क्या थी? हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट भी है ना, कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करना। तो देखो ई बराबर क्या होता है? px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो नॉर्मल होता है। ठीक है, हम क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू। तो मैंने इसका एवरेज वैल्यू निकाल ली, दोनों तरफ एवरेज लगा दिया ना, एक्स स्क्वायर के। अब हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या होती है? डेल एक्स बराबर क्या होता है? रूट इसका स्क्वायर करके फिर एवरेज लिया है, और यहाँ पे एवरेज लेके इसका स्क्वायर किया। दो ध्यान रखना, स्क्वायर करके उसका एवरेज माइनस उसका एवरेज करके फिर स्क्वायर करके रूट लगा दिया। इसको बोलते हैं अपन पोजीशन में अनसर्टेनिटी, डेल एक्स। और डेल पी एक्स का भी सेम टू सेम। अब हम वी नोट दैट जानते हैं कि डेल एक्स का जब केवल एक्स का एवरेज करोगे तो 0 आएगा, पी एक्स का एवरेज करोगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर उसका स्क्वायर का एवरेज करोगे, स्क्वायर करके फिर उसका एवरेज करोगे तो क्या आएगा? उसके बराबर हो जाए। इनकी वैल्यू 0 रख दी तो ये वैल्यू बच गई ना, सिंपल सी। अब ये जो वैल्यू बची ना, देखो ये वाली, इन वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, है ना। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। देखो यहाँ पे
अब हम जानते हैं कि डेल एक्स और डेल पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एच कट अपॉन टू। तो डेल पी एक्स बराबर कितना निकाल लिया, एच कट अपॉन टू डेल एक्स। एच कट अपॉन टू डेल एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख दो। तो वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब देखो एनर्जी की फॉर्म में आ गई। पहले भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली थी हाइड्रोजन एटम की, तब भी ऐसा ही आया था, ई की फॉर्म में आया था। फिर क्या किया था हमने, उसका डेरिवेटिव करके किसको, जीरो के बराबर रख दिया था। तो इसका भी डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर रख दिया, देखो डेरिवेटिव की किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका करेंगे 1/x² कितना होगा, -1/x³। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, डेल एक्स बच जाएगा। तो हमारा मेन मकसद है डेल एक्स का होल स्क्वायर निकालना। फिर डेल एक्स का होल स्क्वायर निकाल के कहाँ रखना है, यहाँ पे इस जगह, ताकि हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कोई तमाशा खड़ा नहीं करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी। दोनों की वैल्यू रख दी। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारी ये। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, इससे ही देखो एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। तो 1/4 ओमेगा नॉट एच कट, 1/4 एच ओमेगा नॉट। 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 1/2। तो एनर्जी कितनी आ गई, ई मिनिमम बराबर 1/2 एच ओमेगा नॉट। ये होता है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या इसको बोलते हैं अपन 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कुछ क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशन बताई, तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम में आती ही आती है 5 मार्क्स की, है ना। तो ध्यान से करना इस एप्लीकेशन को, और इस डेरिवेशन को एक बार अपने हाथों से निकाल के देखना कि एनर्जी अपन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। ओके, राधे राधे।